वेलकम टू मिडिल ड्रॉ। और अभी इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने वाले हैं मैटर इन अ सराउंडिंग का। लास्ट वीडियो में हम लोग ने इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, तो चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। अभी देखो केल्विन में दिया हुआ है और सेल्सियस में हमें चेंज करना है। अगर केल्विन में दिया हो तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है 273 या माइनस करना पड़ता है? ये कल भी बताया था, उस दिन भी बताया था पढ़ाते टाइम। तो खैर हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 300K मतलब कितना सेल्सियस हो गया? माइनस 273 कर दो, कितना हुआ? 27। और 573 में से माइनस 273 कर दोगे, कितना होगा? 300, ठीक है। अच्छा, तो शायद आपको ये बहुत सिमिलर लग रहा होगा इंटेक्स्ट क्वेश्चन से, कि बहुत बार इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन सिमिलर ही होते हैं ताकि बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू केल्विन स्केल। अभी हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और अभी हमें केल्विन में करना है, ठीक है। तो केल्विन में करना है मतलब अभी हमें 273 प्लस करना है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में मतलब 273 प्लस करना है। तो 273 हम 25 में पहले ऐड करेंगे और उसके बाद हम 373 में ऐड करेंगे। तो 298K और 646K हमारा केल्विन में आंसर आ गया। नेक्स्ट, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो नैप्थेनाइल बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही थी कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो उसमें मैंने ये चीज बताया था आपको कि जब हमेशा मैक्सिमम ऑफ द जो मैटर होता है वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाता है, या फिर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में जाता है, ठीक है। तो लिक्विड हमेशा इंटरमीडिएट स्टेट रहता है फॉर मैक्सिमम ऑफ द मैटर। बट कुछ कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि जो नैप्थलीन बॉल्स होते हैं वो क्या होता है, वैसे सॉलिड बॉल्स की तरह रहता है, पर धीरे धीरे वो उब जाते हैं, ठीक है। मतलब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, उनका सब्लिमेशन हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर वो लिक्विड में बदलेंगे तो हमारे जो कपड़े हैं वो तो गीले हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, वो सब्लिमेशन शो कर रहा है, सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड में नहीं डायरेक्टली वेपर में चेंज हो रहा है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो परफ्यूम जो है उनका जो डिग्री ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत जल्दी वेपराइज होता है, पहली बात तो, ठीक है, बहुत जल्दी वेपराइज होते हैं। और वो एयर के साथ ऑब्वियसली वो गैसियस पार्टिकल्स है, गैसियस पार्टिकल्स में क्या होता है, एक मैंने आपको बोला था कि हाथ में इवेपोरेशन वाला जब टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हाथ में आप थोड़ा सा परफ्यूम ले और देखना कि जो परफ्यूम है बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जा रहा है, और इवेपोरेट होने की वजह से आपका हाथ काफी ठंडा हो जा रहा है। तो वो तो एक प्रॉपर्टी होगी कि वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है मतलब क्या, उसकी जो स्पीड है पार्टिकल की ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी तो क्या, वो एयर के साथ डिफ्यूज बहुत जल्दी कर पाएगा, एयर के साथ जल्दी डिफ्यूज कर पाएगा तो क्या, एयर के साथ सॉरी एयर के साथ जल्दी घूम पाएगा और हम तक बहुत जल्दी पहुंच पाएगा, ठीक है। तो वही रीजन है कि एक तो वो बहुत जल्दी वेपराइज होता है, और सेकंड रीजन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है तो एयर में जल्दी डिफ्यूज हो पाता है, और जल्दी डिफ्यूज हो पाता है तो हमारे पास भी जल्दी पहुंच पाता है। Arrange the following substance in increasing order of forces of attraction between the particles. अच्छा, मतलब जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है उसको लास्ट में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, और बाकी सबको पहले लिखना है। तो मतलब देखो इसमें सबसे पहले बताओ कि सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है गैसेस में होता है, ठीक है, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा रहता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर गैसेस में सबसे कम रहता है तो यहाँ पे गैस क्या क्या, वाटर गैस है? नहीं। शुगर गैस है? नहीं। ऑक्सीजन गैस है? जी। तो सबसे पहली पोजीशन पे ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन से बड़ा क्या होगा, जो लिक्विड स्टेट में है। तो वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में है, तो वाटर ऑक्सीजन से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है। वाटर के पार्टिकल्स ऑक्सीजन के पार्टिकल्स से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है। और शुगर हमारा सॉलिड है, तो शुगर के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएंगे, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा चिपके रहता है, शुगर हमारा सॉलिड है। अच्छा, what is the physical state of water at 25 डिग्री सेल्सियस?
25 डिग्री सेल्सियस में देखो 0 होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट और 100 डिग्री होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो 25 डिग्री सेल्सियस में ऑब्वियसली जो पानी है वो पानी ही रहेगा, यानी कि लिक्विड में ही रहेगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऐसे पूछ लेंगे व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब ऐसे नहीं कि वाटर लिखा है तो वाटर ही लिख के आ जाओ, उसका टेम्परेचर भी ध्यान में रखो कि कौन से टेम्परेचर पे पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस। कल मैंने जब इंटेक्स क्वेश्चन पढ़ाया था तो मैंने 100 डिग्री सेल्सियस का बताया था कि वो ना क्योंकि जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें ना वो लिक्विड होता है ना वेपर होता है, वो बीच का ही कुछ होता है, आधे लिक्विड है आधे वेपर है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। तो वैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस को भी हम इक्विलिब्रियम स्टेट ही बोलेंगे, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस को इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोल सकते हैं और 0 डिग्री को भी इक्विलिब्रियम स्टेट हम बोल सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मैं वेपर गैस के बाद और इक्विलिब्रियम लिखना भूल गई थी, तो वो आप समझ लेना, ठीक है। वो आप एक बार नोट्स में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि सॉलिड को बोल सकते हैं या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकते हैं, उसको हम वेपर बोल सकते हैं या इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकते हैं। बेहतर यही है कि आप इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड लिखे और 100 डिग्री सेल्सियस को इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन वेपर एंड लिक्विड लिखे। गिव 2 reasons to justify water at room temperature is a liquid। तो देखो, अगर मैंने तुम्हें कल बताया था कि अगर कुछ ऐसा मैटर दे देता और बोलता है कि प्रूफ करो ये मैटर सॉलिड है, प्रूफ करो ये मैटर लिक्विड है, प्रूफ करो ये मैटर गैस है, तुम्हें क्या करना है, लिक्विड्स के कुछ जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो दिमाग में लाना है और देखना है क्या जो मैटर तुम्हें दिया गया है क्या वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। तो लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो फ्लूइडिटी होता है, फ्लूइड होता है। तो वाटर फ्लूइड होता है, ऑब्वियसली वाटर बहता है ना, तो वो फ्लूइड होता है। क्या वाटर हमारा कंटेनर का शेप ले लेता है? हाँ, लिक्विड का वो एक प्रॉपर्टी होता है। तो ये दो से हमने यहाँ पे प्रूव किया। इसके अलावा भी आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, ठीक है, कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पानी का भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ये सब चीजें भी आप लिख सकते हो। एन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं हम लोग। तो इसमें भी आपको वही सेम चीज करनी है। यहाँ पे हमने देखा है कि उसका शेप रिजिड होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है और जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें तब तक वो अपना शेप नहीं बदलता है, कि वही उसका शेप रिजिड होता है। तो वही चीज है। तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे चीजें देके भी आप प्रूफ कर सकते हो कि जो कलमीरा है वो रूम टेम्परेचर पे एक सॉलिड ही है। सॉलिड की कुछ भी प्रॉपर्टीज लगा के आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई इज आइस एट 273 के मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे पूछा गया है, अगर 273 के यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस पिघलता है उस टाइम पे जो आइस होता है वो कूल करने में ज्यादा क्यों हेल्प करता है, मतलब वो ज्यादा कूल कर देता है एनवायरनमेंट को, जबकि उस टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में जो पानी होता है वो कम कूल करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो यार, जब आइस 273 में क्या होता है, आइस पानी में चेंज होता है, ठीक है। तो उसको चेंज होने के लिए एक तो जो हम हीट एनर्जी आइस को दे रहे हैं, एक तो उसको चाहिए, ठीक है, और वो चीज पानी को भी चाहिए। लेकिन उसको एक और चीज चाहिए जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि उसको चाहिए अगर खुद को कन्वर्ट करने के लिए उसको उस टाइम पे क्या है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो उसको चाहिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो थर्मल एनर्जी से तो ले ही रहा है, साथ साथ अपने एनवायरनमेंट से भी थोड़ा बहुत एनर्जी वो ले रहा है खुद को पानी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जब बात पानी की आ जाती है 0 डिग्री सेल्सियस में, तो उसके पास वो लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी रहता है, क्योंकि वो जब आइस था तब उसने ऑलरेडी ले लिया था। अब पिघल के पानी हो गया है तो थोड़ी बहुत जो एनर्जी पानी मतलब चेंज होने में लग गया वो तो लग गया, बाकी जो है वो तो उसके अंदर ही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है उसको एक्स्ट्रा हीट की जरूरत नहीं होती है, उसको उसके पास ऑलरेडी रहता है। लेकिन जो आइस होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा हीट की जरूरत पड़ती है, और वो एक्स्ट्रा हीट कहाँ से लेता है, वो थर्मल एनर्जी जो हम दे रहे हैं उससे तो लेता ही है, और बाकी का वो हीट एनवायरनमेंट से लेता है। अब अगर वो एनवायरनमेंट से हीट ले लेता है तो एनवायरनमेंट का क्या सिचुएशन होगा, उसकी हीट अगर कोई ले ले तो वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ठंडा हो गया मतलब क्या, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो वो कूल हो गया, कूल हो गया मतलब आइस की वजह से कूल हुआ, पानी की वजह से तो हुआ नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि वाटर को उस टाइम पे एक्स्ट्रा हीट एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, उसके पास वो ऑलरेडी रहता है, जो कि उसने थोड़ा बहुत यूज किया था खुद को जब आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है।
चलो, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? तो अगर आपको लगता है कि जो बॉइलिंग वाटर है उससे आपको जल्दी बर्न्स आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है, स्टीम से ज्यादा बर्न्स आता है, ठीक है। अभी तो आप सब लोग स्टीम भी ले भी रहे होंगे घर पे, तो थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, इतना भी हाई टेम्परेचर पर मत ले लीजिएगा कि उससे बर्न होने के चांसेस रहते हैं। क्यों रहते हैं आप समझो। यहाँ पे भी सेम चीज है, वाटर जब स्टीम में चेंज होता है तो वाटर को चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, और वो उस हीट को वो किसमें यूज कर रहा है, उस यूज को वो खुद को स्टीम में बदलने में यूज कर रहा है। लेकिन जब वो स्टीम बन गया तो उसके पास थोड़ा बहुत तो उसने यूज कर लिया, थोड़ा बहुत हो सकता है कि बच जाए, तो वो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बच जा रहा है वो किसमें है, वो स्टीम के अंदर है। अब स्टीम को वो एनर्जी किसी चीज पे खर्च करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टीम में बदल गया, उसको किसी और चीज में नहीं बदलना है, तो वो स्टीम के पास वो एनर्जी रह जाती है। और अगर उस एनर्जी से वो आपके ऊपर आता है तो क्या होता है, आप में बर्न ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी के अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं रहती 100 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि वो खुद को कन्वर्ट कर रहा होता है, उसको जितनी भी एनर्जी मिलती है उसमें वो खुद को कन्वर्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर स्टीम के पास कुछ एनर्जी बच जाती है तो वो बस उसके पास बची जाती है, उसको उससे कुछ काम नहीं रहता, उसको कुछ खुद को किसी चीज में कन्वर्ट नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये एक रीजन है। नाउ नेक्स्ट। ओके, तो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एनसीईआरटी का। तो इसमें हमें बताना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। बहुत ही आसान है। ऐसे एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चंस रहते हैं ना, बहुत ही आसान रहते हैं, तो उनको देख के ना ज्यादा वो नहीं होना है कि इतने आसान है। हमेशा बोर्ड में इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। वो एनसीईआरटी वाले बस ऐसे दे देते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस ना बाहर से आ जाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, आप चिंता ना करें। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी से भी आने के चांसेस होते हैं, स्पेशली जो आपके मिड टर्म्स वगैरह होते हैं जो आपका स्कूल कंडक्ट करता है, उसमें तो बहुत ज्यादा ही आते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक पढ़ा करो, क्योंकि बहुत सारे मतलब देखो, पूरे टेक्स्ट बुक में हमने इतने सारे वीडियोस बनाए और उनमें से बना दिए लोगों ने 9 क्वेश्चंस। अभी तुमने देखा होगा इवेपोरेशन का कोई क्वेश्चन था नहीं इसमें। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स ना छूट जाते हैं एनसीईआरटी के पीछे पूछने में, और बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी में नहीं पूछा गया तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर वो एग्जाम में आ जाता है, फिर बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो कोई भी टॉपिक को ऐसे नहीं समझना है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कि कब एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है। मेरा तो फेवरेट टॉपिक है इवेपोरेशन, मैं तो दे ही दूंगी अगर मैं एग्जामिनर होंगी तो एग्जामिनर के मूड पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा वो पैटर्न भी फॉलो करता है। ऐसा भी नहीं कि एग्जामिनर अपने हिसाब से कुछ भी दे दे, पैटर्न भी उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ आपके पढ़ने के लिए दिए होते हैं, बट वो मैक्सिमम पीछे होते हैं टेक्स्ट बुक के, ठीक है। तो यार तो मैं यही बोल रही हूँ कि किसी टॉपिक को छोड़ो मत, सब कुछ अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो खैर, इसका आंसर्स ढूंढता हूँ पहले। तो सॉलिड से अगर लिक्विड हो रहा है तो क्या होगा, और अगर लिक्विड से गैस हो रहा है तो क्या होगा। पहला क्या है, सॉलिड से लिक्विड है, तो क्या होता है सॉलिड से लिक्विड, फ्यूजन होता है। और लिक्विड से गैस हमारा होता है वेपराइजेशन। और फिर आता है गैस से लिक्विड होता है हमारा कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड होता है हमारा सॉलिडिफिकेशन। और ई और एफ के दोनों के आंसर्स ही सेम है, वो है हमारा सब्लिमेशन। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना, सॉलिड को हीट करने पे लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड को हीट करने पे गैस में चेंज होता है, गैस को कूल करने पे लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड को कूल करने पे सॉलिड में चेंज होता है, ठीक है। और अगर ये तो टेम्परेचर वाला हो गया, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा, ठीक है। तो ये फ्यूजन, बी वेपराइजेशन, सी कंडेंसेशन, डी सॉलिडिफिकेशन, ई सब्लिमेशन, एफ बी सब्लिमेशन। तो यार यहीं तक था तुम्हारा एनसीईआरटी का। इसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो में लाने की कोशिश करूंगी, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो फिलहाल तक के लिए तो फिर इतना ही था इस चैप्टर में। आई होप आपका सब कुछ इस चैप्टर में क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज क्लियर नहीं है या आप कोई और सोर्सेज से पढ़ रहे हो और वहां पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कि एनसीईआरटी में तो मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, पर अगर आप कुछ और गाइड बुक फॉलो कर रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं और वहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा, टीचर ने कोई नोट्स दिया वहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज हमें डीएम करें हमारे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ वैसा इशू नहीं है। पर अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए, 1-to-1 गाइडेंस चाहिए किसी चीज में, तो प्लीज हमें हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, वहां पे हमको 1-to-1 काउंसलिंग कर पाएंगे। आपको अगर होमवर्क, असाइनमेंट, किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एट एनी टाइम, ओके। बिकॉज हम बस एक ऐसा रैंडम यूट्यूब चैनल तो नहीं करना चाहते कि जिसमें बस आप आओ और वीडियोस देखो चले जाओ। We want to make ourselves as your one-to-one guide so that we can help you in everything, okay. So yeah, तो यार
तो हमारी तरफ से इस चैप्टर के लिए तो इतना ही था। आगे आपके डाउट्स पे डिपेंड करता है। हाँ, एक और जरूर वीडियो आएगा जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बेसिस पे होगा। तो चलो यार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय।